कपड़ा आप की रखे ना देखो कट कर रही हूँ। एक हरी मिर्च मैंने लिए, 3 प्याज और 2 टमाटर, इनको हम बारीक कट करेंगे। अब हमने न्यूट्री को डाल दिया है मिक्सर जार में और हम इसको पीस लेंगे बारीक। यहाँ मैंने इसमें दही और ऐड किया है, क्योंकि दही ऐड नहीं करने पर ये हो नहीं रहा था, जैसे पेस्ट बन नहीं रहा था, तो मैंने इसमें दही ऐड किया है। तो आप भी दही ऐड कर लेना। न्यूट्री का पेस्ट बनाने के लिए इसमें दही ज़रूर ऐड करें, अदरवाइज़ वो पेस्ट अच्छे से नहीं बनेगा। अब हमारा पेस्ट ये तैयार हो चुका है, इसको बाहर निकालेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम सूजी। इसमें मैंने ऐड किया है बेसन और इसमें हमने मिला दिया उसी पेस्ट में सूजी। 2 पेस्ट हो गए हैं, दोनों में देखेंगे कौन सा अच्छा बनता है और टेस्टी बनता है। रेडी हो चुका है बेसन वाला और सूजी वाला। और ये मैंने मसाले लिए, नमक, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, ऑर्गेनो। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि मैंने आप लोगों को पूरी रेसिपी और सब कुछ चीज़ें डिटेल से दिखाई है और बताई भी है पर जब ये बनकर आया ना, वो मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास एक तो फ़ोन अवेलेबल नहीं था, एंड सेकेंडली इतनी भूख लगी थी सभी को कि सभी ना बस खाने पर फोकस कर रहे थे और मैं बना रही थी, तो मुझे वक्त नहीं मिला कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी क्या बनाया, कैसा बनाया। और जब लास्ट में मेरे को टाइम मिला कि मैं बनाऊँ, तब तक ख़त्म हो चुका था खुद भी सब कुछ ये। तो इसलिए हम आपको ये नहीं दिखा पाए ये कैसा बना है, पर ये हेल्दी है, टेस्टी है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मेरा कुछ लिखा हुआ, जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। हो सकता है सेल्फ मोटिवेशन के लिए मैं कुछ ना कुछ अपने लिए लिखती रहती हूँ, तो सुनकर आप भी थोड़ा बहुत हो सकता है मोटिवेट हो जाएं। और आप लोगों को कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताना। तो शुरू करते हैं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे कर्म बस तुम्हारा दामन आखिर तक थामे रखेंगे। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे कर्म बस तुम्हारा दामन आखिर तक थामे रखेंगे। बाकी सब अपने अपने हिसाब से तुम्हारा हाथ छोड़कर जाएंगे। मतलब के लोग, मतलब की रिश्तेदारी, मतलब के दोस्त, सब सिर्फ तुम्हारा वक्त जाया करेंगे। तुम्हें बहलाएंगे, फुसलाएंगे, पर तुम्हारे हक की रोटी, जिम्मेदारी, सपने तुम्हें ही पूरे करने होंगे। हर उस शख्स से, रिश्तों से दूरी बना लो जिसके लिए तुम्हारे काम, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे सपने, तुम्हारा वक्त, तुम्हारी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण नहीं है। हर उस शख्स से, रिश्ते से दूरी बना लो जिसके लिए तुम्हारे काम, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे सपने, तुम्हारा वक्त, तुम्हारी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण नहीं है। और खुद को झोंक दो बस, और खुद को झोंक दो बस इस कुछ कर दिखाने की मुहिम में। तुम्हारे सितारे तुम्हें खुद चमकाने होंगे। तुमसे मन बहलाने और मनोरंजन के अलावा किसी का भी किसी भी प्रकार से कोई भी तुमसे हित नहीं है। सब तुम्हें अपने हिसाब से गुलाम बनाएंगे। सब तुम्हें तुम्हारे हिसाब से, अपने हिसाब से तुम्हें गुलाम बनाएंगे। तुम आज़ाद परिंदे बने रहने की जिद में रहना। तुम आज़ाद परिंदे बने रहने की जिद में रहना। तुम डटी रहना अपने काम में, अपने सपने में। दिन का हर पहर बस तुमसे तुम्हारी मेहनत चाहता है, कुछ कर दिखाने का जुनून चाहता है तुमसे। बस तुम्हारा भाग्य अपने लिए कुछ वक्त चाहता है
तुमसे। आई होप ये थोड़ा लंबा था जो मैंने आप लोगों को सुना दिया है और आप लोगों को पसंद भी आया होगा। एंड कभी कभी सेल्फ मोटिवेशन के लिए खुद को, मतलब जब भी मैं डिमोटिवेट होती हूँ या किसी कोने में खुद को पाती हूँ, कहीं पर भी मैं ये नहीं पाती कि मैं कहीं पहुँच चुकी या कुछ हो चुका है, अच्छा बेहतर कर पाई हूँ, तो मैं खुद को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए ज़रूर लिखती हूँ। आप लोग भी लिखना, सेल्फ मोटिवेट होने के लिए, खुद को जहाँ पहुँचाना चाहते हो उस मुकाम के लिए लिखना। यहाँ से जहाँ पर हो, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में, उससे आगे बढ़ाने के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए, खुद को पुश करने के लिए ज़रूर लिखना। ये मैं अपने लिए लिखती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। और आज जो मैंने पढ़ाई की है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने एक मॉडल पेपर का लिया है, पर उस मॉडल पेपर के अंदर मैंने मैथ को नहीं किया है। मैथ के मेरे 1-2 चैप्टर और बाकी हैं। मैं सोचती हूँ 1 दिन में कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद में मैथ को पेपर को स्टार्ट करेंगे। और मैथ के पेपर में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैंने पहले का मॉडल पेपर कर लिया है, तो कुछ क्वेश्चन है वो रिपीट ही हो रहे हैं उसी तरीके से, तो वो सीक्वेंस बना हुआ है मैथ का। तो मैथ में मुझे नहीं पता कि इतनी दिक्कत आएगी। और उसके बाद में हम बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन की। तो पर्यावरण अध्ययन का हमने एक और चैप्टर, 4th नंबर चैप्टर है जल है, उसके नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं और उसको पूरा कर लिया है। और पर्यावरण अध्ययन के बाद में बात करते हैं मॉडल पेपर की। ये 2 ही सब्जेक्ट में मैं पढ़ रही हूँ। उसके बाद मैं मॉडल पेपर कर रही हूँ। हिंदी का कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मॉडल पेपर कर रही हूँ, ठीक है। और हिंदी में 3-4 क्वेश्चन जरूर डाउटफुल आ रहे हैं। और पर्यावरण अध्ययन का मैंने पेपर किया है, तो पर्यावरण अध्ययन में आज तो ज़्यादा ही नया पेपर था और नए क्वेश्चन थे, तो नए क्वेश्चन के डाउट आए हैं बहुत सारे। और उसके बाद में मैथ मैंने छोड़ दी। ये मैंने अभी तक जितने भी मॉडल पेपर दिए उनके अंदर में मुझे 2 ही सब्जेक्ट सबसे बेस्ट लगे हैं, जिनमें मेरे नंबर मतलब अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, सही स्कोर कर रही हूँ उनके अंदर। एक तो साइकोलॉजी जिसमें सब कुछ सही चल रहा है एकदम सेट है, और एक हिंदी जो अभी तक मुझे सही लग रही है, ठीक है। चलो ये 2 सब्जेक्ट तो ऐसे जो एकदम सही है। पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस ऊपर नीचे हो सकता है उसके अंदर, एग्जाम में भी ऊपर नीचे हो सकता है उसके अंदर, तो आपको ऐसे लेके चलना होगा कि ये सब्जेक्ट मेरे इसमें से कुछ भी मार्क्स कम नहीं हो सकते। हाँ, ये हो सकते हैं इसमें से कुछ ऊपर नीचे हो जाए, जैसे कि मैथ का भी आप मान सकते हैं। तो मैथ 30 नंबर की है तो 15 नंबर आपके कहीं भी इधर उधर नहीं हो सकते। और जो कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो लेंदी हो सकता है हमारे आंसर निकले, तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे। तो आप लोगों को पूरा स्ट्रेटेजी बना के रखना होगा कि इतने मार्क्स में इतना ये चीज़ें होंगी, इस प्रकार से होंगी, तो एग्जाम हॉल में भी आपको डर ना लगे और आप पहले से ही प्रिपेयर रहें कि इतने मार्क्स तो मेरे आ सकते हैं और इतना मैं ला सकता हूँ। और अभी भी वक्त है, आप प्रैक्टिस करते रहिए तो हो जाएगा सब कुछ। पर अभी मैंने संस्कृत का पेपर दिया है, तो संस्कृत के पेपर के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त मुझे संस्कृत को देना होगा, क्योंकि संस्कृत का जो मेरा वाला मैटर था और इसमें मैटर में थोड़ा सा फ़र्क है, और पेडालॉजी के अंदर भी मुझे फ़र्क थोड़ा नज़र आ रहा है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि संस्कृत जो है उसकी मैं क्लासें देखूँ, और संस्कृत के जो पेपर मेरे पास हैं जितने भी हों उनको मैं बार बार करूं, और जितने भी मॉडल पेपर अभी जो संस्कृत वाला हुआ है उसको भी देखूं। अभी वाला जो मैंने देखा था ऑनलाइन तो वो मुझे इतना हार्ड नहीं लगा, पर अभी जो मैं कर रही हूँ वो मुझे थोड़ा सा फरवरी 2023 वाला है जो मुझे थोड़ा सा हार्ड लगा। ऑनलाइन पेपर हुए थे वो है, तो देखते हैं। अभी आप लोग भी अपनी मेहनत करते रहिए। के अंदर जो हमारा टॉपिक था वो था ज्यामितीय आकृतियाँ, ठीक है। और जिनमें से सबसे पहले ज्यामितीय आकृतियों में आती है बिंदु, फिर आती है रेखा, फिर रेखाखंड और किरण, फिर समांतर रेखाएं, समपाती रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं, संगामी रेखाएं, तिर्यक रेखाएं। इनके नोट्स मेरे पास पहले से अवेलेबल है। वक्रों के प्रकार जिसमें सरल वक्र, असरल वक्र आ जाएंगे, खुला एवं बंद वक्र आ जाएगा। उसके बाद में कोण की बात की जाती है तो कोण के प्रकार उनके गुण दे रखे हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, और सरल कोण आ जाता है, वृत्त कोण आ जाता है, पूर्ण कोण आता है, पूरक कोण आता है, समपूरक कोण आता है, आसनन कोण आता है, रेखीय युग्म आते हैं, शीर्षाभिमुख आता है, ठीक है। उसके बाद में ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। फिर कोण का अर्धक बता रखा है। कोण के अर्धक के बाद में इसमें 2D समतलाकृतियाँ दे रखी है, जिसमें त्रिभुज दे रखा है। त्रिभुज के प्रकार बता रखे हैं। त्रिभुज के प्रकार में समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज आता है। और कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार दे रखे हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। फिर त्रिभुज के गुण दे रखे हैं इसमें। फिर पाइथागोरस प्रमेय दे रखी है, और पाइथागोरस प्रमेय के बाद में चतुर्भुज आता है। चतुर्भुज के प्रकार दे रखे हैं, जिसमें आयत आता है, आयत के गुण हो गए, फिर वर्ग हो गया, वर्ग के गुण हो गए, समांतर चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज के गुण हो गए, सम चतुर्भुज दे रखा है, सम चतुर्भुज के गुण बता रखे हैं, फिर समलव चतुर्भुज व उसके गुण बता रखे हैं, फिर चक्रीय चतुर्भुज बता रखा है, फिर बहुभुज आते हैं, और बहुभुज के अंदर वृत्त आता है,
बहुभुज आ गया। बहुभुज के बाद में व्रत आता है और व्रत से संबंधित आता है पृद्धि किसको कहते हैं, चाप किसको कहते हैं, जीवा किसको कहते हैं, व्रत का व्यास क्या है और छेदक रेखा क्या है, व्रत खंड क्या है, स्पर्श रेखा क्या है, सकेंद्रीय व्रत आता है फिर व्रत के गुण आते हैं और उसके बाद में बहुफलक, गैर बहुफलक, यूलर का सिद्धांत आता है एंड स्थानिक समझ आती है। और स्थानिक समझ की मूलभूत अवस्थाएं जैसे कोई ऊपर है, नीचे है, किसके ऊपर है, बीच में है, सबके पास में है, सबसे दूर है, पास है, दूर है, अंदर है, बाहर है, के नीचे है, या सबसे बड़ा या सबसे छोटा है, इस प्रकार से। फिर त्रिभुमी आकृतियाँ और स्थानिक समझ आती है। और हमारे आसपास की जो ठोस वस्तु है जैसे घनाभ हो गई उसके बारे में बता रखा है, उसके सूत्र दे रखे हैं। फिर घन आ गया, घन से रिलेटेड सारे सूत्र दे रखे हैं। घन का आयतन, पार्श्व, पृष्ठभूमि, संपूर्ण पृष्ठभूमि, विकेंद्र। बेलन आ गया, फिर बेलन के सूत्र दे रखे हैं। बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, शंकु दे रखा है, फिर शंकु का आयतन दे रखा है। उसके बाद में अर्धगोला आता है, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। पिरामिड आ जाता है। फिर पिरामिड के बाद में पासा आता है, पासा का सूत्र दे रखा है एंड पासा के प्रकार दे रखे हैं। सामान्य पासा कौन सा होता है और मानक पासा कौन सा होता है। फिर पासा की प्रसारित सतह बता रखी है। उसके बाद में घनों की गिनती दे रखी है और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। उसके बाद में बात करते हैं जो हमने गणित की पेडालॉजी के अंदर पढ़ा है उसको देखते हैं। गणित की पेडालॉजी के अंदर हमने पढ़ा है सामुदायिक गणित, कम्युनिटी मैथ्स, जिसमें सामुदायिक जीवन में गणित का महत्व को बता रखा है एंड नैतिक मूल्य और गणित बता रखा है। उसके बाद में सांस्कृतिक मूल्य और गणित बता रखा है। फिर जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य और गणित बता रखा है। मनोवैज्ञानिक मूल्य और गणित बता रखा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित और गणित। फिर है समाज और गणित। इतना छोटा सा ये हमारा टॉपिक और ये ख़त्म हो गया। और इसके बाद में अब बात करते हैं हम पर्यावरण अध्ययन के हमारे टॉपिक जल फोर्थ के, जिसके मैंने शॉर्ट्स नोट्स बना लिए हैं। इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं हम धरती पर 71% जल है, जिसमें 1.60% है वो भूमिगत जल है और 0.001% है जो बादल और जलवाष्प में है। महासागरों, लवणों और अनुपयोगी जल, अब मैंने तीनों साथ में लिख दिया। महासागरों में जो लवणीय और अनुपयोगी जल है वो 97% है और बर्फ़ में जो अलवणीय जल है पर अनुपयोगी हमारे लिए भी बर्फ़ के रूप में है तो वो 2% है। और एक भूमिगत जल है, नदी है, झील है जो अलवणीय और हमारे लिए उपयोगी है वो सिर्फ 1% है। 4 डिग्री सेल्सियस जल घनत्व सर्वाधिक होता है। जल हिमांक बनता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, क्वथनांक बनता है 100 डिग्री सेल्सियस पर और शुद्ध जो जल होता है वो स्वादहीन, गंधहीन व पारदर्शी होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर फैलने की जगह जल क्या करता है, सिकुड़ जाता है। और वस्तु जैसे हम चाय वगैरह बनाते हैं कम होता जाता है ना, सिकुड़ता जाता है। वस्तु डूबती है। वस्तु कब डूबती है, जब घनत्व के कारण वस्तु डूबती है। जल के अंदर वस्तु डूबती है घनत्व के कारण। जब घनत्व जल से अधिक होता है, ठीक है, तो वस्तु डूब जाती है। और जैसे लोहे की कील होगी, पत्थर होगी, ईंट होगी। और जब वस्तु का घनत्व जल से कम होता है तो वस्तु क्या करती है, तैरने लगती है, जैसे कि बर्फ़, नींबू, तेल। उसके बाद में हम मृत सागर की बात करते हैं तो लवणता 300 ग्राम प्रति लीटर होती है और मनुष्य नहीं डूबता है इसमें। जल का महत्व उपयोग, मनुष्य शरीर का 2/3 भाग में जल बना होता है और रक्त का, हमारे रक्त होता है, रक्त का भी 80% भाग जल होता है। जल प्रदूषण, अमोनिया मात्रा बढ़ने से और भी जल के प्रदूषण के कारण दे रखे जो नॉर्मली हमें पता है, ठीक है, तो वो मैंने नोट डाउन नहीं किए। फिर है नदियों, तालाबों के प्रदूषक तत्वों को BOD यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड प्रदूषणकारी तत्वों के कारण इसमें मापा जाता है, इसको BOD में। प्रदूषणकारी तत्वों के कारण जल में O2 की मात्रा घट जाती है। और उसके बाद में कुछ और टॉपिक थे जिसको मैंने साइड में यहाँ पे नोट डाउन किए। ये देखिए, जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और जल संरक्षण संस्थान है एक तो तरुण भारत संघ जो राजस्थान की है और जिसमें जल पुरुष कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। फिर है भीम संघ जो कर्नाटक होलगुड़ी की है, बच्चों विशेष के संस्था द्वारा। फिर मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया रोनाल्ड रोस ने बताया था मच्छर काटने से होता है। 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया इन्हें। और मलेरिया मादा एन्फ्लूएंजा मच्छर के कारण होता ही है। इसमें कम कपी, तेज बुखार होती है, पसीना आना। मलेरिया की जांच है वो खून जांच से होती है और इसमें दवा है वो सिनकोना की छाल से बनाई जाती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है, मच्छरों से होने वाले रोग, डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया।
तो यहाँ हमारा ये 4th चैप्टर कंप्लीट होता है, छोटा सा। इसके अंदर आप रोग भी देख सकते हैं। रुकिए, मैंने रोग आपको नहीं बताए। रोग इसमें जो जल से जो रोग होते हैं वो होता है पेचिस, डायरिया, टाइफाइड, पीलिया और हैजा। जल में धातु मिलने से, कोई जल उसमें कोई धातु मिल जाती है तो वो कौन से रोग होते हैं? पारा के मिलने से मिनीमाता रोग होती है और केडमाई से मिलने पर एटाइटाई रोग होता है। उसके बाद में बात करते हैं हमारे आज के मॉडल पेपर की। हमारा आज का पेपर है और आज के पेपर के अंदर संस्कृत दे रखी है, तो मैं संस्कृत के सवाल भी करने वाली हूँ। तो शुरुआत करते हैं हम हमारी साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी के अंदर क्वेश्चन जो डाउटफुल रहा है हमारा वो ये 9 नंबर है, जिसके अंदर कथन और ये जो कथन और कारण है इसके 2 क्वेश्चन हर एक पेपर में मैं देख रही हूँ, यानी 2 क्वेश्चन कथन और कारण से आएंगे ही आएंगे। जिसके अंदर ये दे रखा है कि क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है और कारण है शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है। तो इसका आंसर है ए तो सही है लेकिन आर गलत है। तो ये थोड़ा सा मुझे ना सेट नहीं बैठ रहा था, इसलिए मैंने इसको सर्किल कर दिया। और उसके बाद बात करते हैं हम साइकोलॉजी के अंदर 70 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा। कक्षा में दृष्टि बाधिता से जूझते एक शिक्षार्थी के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए? जानकारी को मौखिक विवरण देना चाहिए, संप्रत्यय के विवरण हेतु चार्ट दिखाना चाहिए, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उनकी तरफ बार बार देखना चाहिए। तो इसमें 1 नंबर होगा आंसर। ये इसकी डिटेल दे रखी है। आंसर होगा हमारा जानकारी का मौखिक विवरण देना चाहिए और ये डिटेल रही इसकी कि कक्षा में दृष्टिबाधिता से जूझते शिक्षार्थियों के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को जानकारी का मौखिक विवरण देना चाहिए। मौखिक विवरण देने से दृष्टिबाधिता छात्रों को अधिगम में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और दृष्टिबाधिता से पीड़ित छात्र को लिखित तथ्यों तथा विवरणों को देखने में अत्यधिक समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे वे अर्थपूर्ण शिक्षण और व्यापक समझ विकसित नहीं कर पाते हैं। तो कक्षा में यदि कुछ छात्र अधिगम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित नहीं कर पाते हैं तो कक्षा का माहौल प्रभावी अधिगम के अनुकूल नहीं होगा। फिर है 18 नंबर क्वेश्चन, एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता पठन वैकल्य की क्या विशेषता है? तो ये इजी है पर मैंने इस पे डाउट लगाया है। फिर आता है 90 नंबर क्वेश्चन, वंचित समूह से आने वाले बच्चों की सहायता के लिए स्कूल में निम्न में से कौन सी सुविधा होनी चाहिए? ये मुझे थोड़ा सा समय लगा मुझे इसमें थोड़ा आंसर देखना, इसलिए मैंने इसको लगा दिया कि विषय के चयन में लचीलापन प्रदान करना। कक्षा के सभी, इसमें 2 तो डायरेक्ट कट जाएंगे। सेकंड में है कक्षा के सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक कार्यक्रम लागू करना, उन्हें किसी विशेष स्कूल में प्रवेश देने के लिए बाध्य करना, उन्हें उसी स्कूल के एक सेक्शन में पढ़ाना। तो देखिए इसके अंदर 2 तो कट हो जाएंगे हमारे डायरेक्ट। एक तो ये कि उन्हें अलग से पढ़ाना, ये कोई बात की ऐसी हो ही नहीं। स्कूल प्रवेश में बाध्यता ये भी नहीं हो सकता। कक्षा के सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक कार्यक्रम लागू करना, तो देखो एक वंचित समूह से आता है तो इसके लिए एक आंसर दे रखा है। मुझे 1 और 2 दोनों अजीब से लगे, मतलब 2 नंबर होना ही नहीं चाहिए, इसकी जगह और कोई नेगेटिव होना चाहिए। ये मुझे पॉजिटिव नहीं लगता, पर एग्ज़ाम टाइम में ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। फिर इसकी व्याख्या दे रखी है। उसके बाद में 23 नंबर, एक संरचनात्मक कक्षा में अधिगम को किस प्रकार देखा जाता है? एक संरचनात्मक कक्षा में अधिगम को किस प्रकार देखा जाता है? केवल ज्ञान का पुनरुत्पादन करना, वास्तविक जीवन से वियोजित करना, शास्त्रीय अनुकूलन का परिणाम और वातावरण से सक्रिय पारस्परिक संपर्क का परिणाम। तो इसमें आंसर 4 नंबर है, जो आप इसकी डिटेल ये रही। और इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी जो बार बार मिलने वाली असफलताओं के कारण उसकी योग्यता की कमी को मानता है और उसमें कौन सा भाव पैदा होता है? अधिगम निसहायता। तो ये इसकी डिटेल, ठीक है। उसके बाद में मैथ का मैंने नहीं किया है क्योंकि मैं सोच रही हूँ पहले मैथ की वो दोनों कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैथ करते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन में ये नया क्वेश्चन मुझे लगा, बिना बीजों के उगने वाले पौधे। ये मैंने नोट्स में भी नहीं देखे हैं, तो ये नया है हमारे लिए। बिना बीजों के उगने वाला पौधा कौन सा है? उगने वाले पौधे हैं फर्न कहते हैं उनको, और ये उसकी डिटेल रही, ठीक है। इसके बाद में आता है क्वेश्चन, जंतु परागण किसके द्वारा पौधों के परागण की विधि है? तो इसमें आंसर होगा चमगादड़, और ये चमगादड़ की डिटेल। उसके बाद में आता है, इसमें बहुत सारे बोले हुए हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश की विरासत एवं संस्कृति समृद्ध है तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप है। तो ये
ये हम करेंगे आगे वाले चैप्टर में आएगा, इसलिए मैंने इस पर बोला किया है। इसका आंसर 1 होगा जामदानी, और ये इसकी डिटेल। फिर आगे वाला क्वेश्चन, हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये डिटेल दे रखी है इसकी। अरे यार, हाथियों के संबंध में इसके आंसर की डिटेल हो गई। फिर 69 नंबर, 3 परंपरा। इसमें मैंने बहुत से क्वेश्चन ऐसे देखे जो मैंने पहले वाले किसी भी मॉडल पेपर में नहीं देखे। 3 परंपरागत जल संरक्षण की पद्धतियाँ नीचे दी गई है, सही विकल्प का चयन कीजिए। जोहद, बावड़ी व झील कहाँ है, और ये है इसकी डिटेल। फिर 72 नंबर क्वेश्चन आता है। 72 नंबर क्वेश्चन है वो रवि की रोग विषयक पैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार उसके हीमोग्लोबिन स्तर 12 ग्राम डेसीलीटर है। इसका अर्थ 12 ग्राम डेसीलीटर है, तो इसका अर्थ है कि रवि में क्या नहीं है। क्यों मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा रोग वाला ये ना आपको याद होना चाहिए, तो आप कर पाएंगे। ये इसकी डिटेल। उसके बाद में 74 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी गोल और वह सूर्य की परिक्रमा करती है। जब भारत में मध्य दोपहर होता है तब नीचे किस देश में मध्य रात्रि होती है? अर्जेंटीना में होती है, और ये इसकी डिटेल। ये सारे क्वेश्चन मुझे नए लगे जो इसी मॉडल पेपर में मैं देख रही हूँ। फिर आता है 77 नंबर, इनमें से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का वर्णन करते हैं? ये इसकी डिटेल। देखो मैंने ईवीएस में इसमें आज बहुत सारे गोले लग चुके हैं, तो ये ईवीएस का एक और पर्सन। पाठ्यक्रम संसार के बारे में बच्चे की समझ को धीरे धीरे बढ़ाता है। ये अच्छा है, थोड़ा सा समझ का आधार पर करोगे तो इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। और उसके बाद में 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन अधिगमकर्ता के लिए कौन से अनुभव महत्वपूर्ण हैं? इसमें स्टार लगा रखा है। सभी विकल्पों को सही माना है, इसमें सही विकल्प वो सही है। 84 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन गतिविधियों की उपयुक्त व्याख्या है? ठीक है, तो ये इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और ये इनकी डिटेल। फिर 86 नंबर क्वेश्चन है, अपने विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति निम्नलिखित में से किसका विकास करना एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसमें भी वर्दी आंसर होगा। और आप लोग बताइए आपके अनुसार क्या आंसर लगता है आपको? थोड़ा सा मुझे लगा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको सर्किल किया है। ख़त्म हो गया हमारा पर्यावरण अध्ययन में। एक और क्वेश्चन रह गया, बसवा किसान के जीवन पर एक कठपुतली कार्यक्रम का मंचन किया गया। इससे विद्यार्थियों में कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? इसका डिटेल अवलोकन करेंगे बालक। उसके बाद में आती है हमारी हिंदी के अंदर एक गोला आता है, हार शब्द है समानार्थी, पर्यायवाची, अनेकार्थी या योगी? तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ। हार शब्द है वो अनेकार्थी शब्द है। हार के अनेकार्थी शब्द है प्राज्ञ, आभूषण, शिथिलता। उसके बाद में 109 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश का तात्पर्य क्या है? और इसका आंसर ये रहा डिटेल के साथ। फिर आता है 111 नंबर क्वेश्चन, कौन सी आयु से स्वर्णिम विज्ञान जागरूकता के तीनों स्तर जैसे कि अक्षर, तुकबंदी और स्वर्णिम विकसित होना शुरू हो जाता है? तो आंसर है सी, 5 से 6 वर्ष। और आप ये देखिए इसकी डिटेल। उसके बाद में आती है 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक मानक पठन परीक्षण देने के लिए अध्यापक के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या होगी? ये उसकी डिटेल है। उसके बाद में 115 या प्राथमिक कक्षाओं में भाषा अधिगम के लिए निवेश समृद्ध परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि इससे बचे। ये इसकी डिटेल आ जाएगी। फिर 117 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थियों को लेखन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण युक्ति के रूप में सहपाठी द्वारा की गई समीक्षा। ये है इनके ऑप्शन, और ये इसके आंसर और डिटेल। फिर आते 118, जीन पियाजे
जीन पियाजे के अनुसार भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के प्रथम चरण के अंत में प्रारंभ होता है, उसे क्या कहते हैं? तो ये इसकी डिटेल। और जीन पियाजे का जो भी सवाल आता है वो इम्पोर्टेंट है, कभी भी रिपीट हो सकता है। उसके बाद में संस्कृत, जिन्होंने संस्कृत लैंग्वेज ली थी देख लीजिए। वो मैंने इस पर कोई सर्कल नहीं किया है क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इसको पूरा ही एक बार अवलोकन किया है, इसका कि क्या क्या मैटर आता है, क्या क्या नहीं आता है। और थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे तो ये हमारा जो संस्कृत है ये भी अच्छे से हो जाएगा। मैं क्लासेस शुरू करूँगी ऑनलाइन में संस्कृत की, क्योंकि इसकी कोई डिटेल मेरे पास नहीं है, वो जो मैंने आप लोगों को सुनाया था। और ये है मेरा लिखा हुआ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।